हेलो एवरीवन, मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए सीटेड पेपर 2 साइंस में फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर साउंड ध्वनि पढ़ाने वाला हूं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा। कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी नोट्स होगा। जो बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम से हैं या हिंदी माध्यम से हैं तो किसी को भी कई तरह की परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स हैं, कंटेंट है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहे इस सेशन में। इस चैप्टर की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से मिनिमम आते ही आते हैं, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो सेशन के अंत तक बने रहें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी इसे पहुंचा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आइए हम जानते हैं कि क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा, कौन कौन टॉपिक को हम इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि हाउ साउंड प्रोड्यूस, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, प्रसार का माध्यम। साउंड यानी ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, समय, अवधि, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे, ध्वनि के अभिलक्षण, जिसमें हम लोग लाउडनेस, प्रबलता, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर नॉइस की बात करेंगे, फिर ह्यूमन ईयर की बात करेंगे और आखिर में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टुडेज गोल होगा, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो साउंड या ध्वनि, ठीक है। तो साउंड और ध्वनि की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से, ऑब्जेक्ट में जब कंपन होती है तो ध्वनि का उत्पन्न होता है, यानी साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो साउंड जो है वो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने अगर म्यूजिक सुना होगा, स्पीकर तो आपने देखा होगा तो वो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। या जब आप बोलते हैं तो आप अपने लैरिंग्स के पास यानी कंठ के पास हाथ रख कर भी आप महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे भी वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें या प्रूफ देखें तो कुछ वाद्य यंत्र है और उसके कंपन भाग है, ठीक है। इस टेबल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिटार, सितार और वायलिन की। तो गिटार, सितार और वायलिन की बात करें तो इसमें जो कंपन भाग होता है वो होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनित तार, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सितार है, ठीक है, यहाँ पे तार रहती है पतली पतली, इसे स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनित तार कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका कंपमान भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तबलक या ढोलक की, तबला या ढोलक की, ठीक है। तो आपने ढोलक भी देखा होगा, तो उसके दोनों तरफ स्टिच मेम्ब्रेन लगे होते हैं, ठीक है, जिस पे जब हम मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड का प्रोडक्शन करता है। फिर बात करें फ्लूट की, शहनाई की या माउथ ऑर्गन की, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एयर कॉलम बने होते हैं जिसमें एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करके साउंड का प्रोडक्शन, ध्वनि का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर वैसे हारमोनियम की बात करें तो उसमें रीड होता है, ठीक है, ये इसका कंपन भाग है। तो इसे हमें याद रखना है, ये कौन वाद्य यंत्र का कौन सा कंपन भाग होता है, क्या उसका नाम होता है, ठीक है। अब हमने तो ये तो जान लिया कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन यानी कंपन से उत्पन्न होता है। अब हम ये जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की अपने माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम लोग वाइब्रेशन या कंपन कहते हैं। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, कंपन। होता क्या है कि जैसे पार्टिकल होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वो आपस में आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो
और बैक मोशन कहते हैं या फोर्थ मोशन कहते हैं, इधर उधर या आगे पीछे होने वाली। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं और इसी के थ्रू हमारा साउंड जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाइब्रेशन कहलाइए, हमारा कंपन कहला है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में ध्वनि के स्रोत। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जो स्रोत है प्रोडक्शन ऑफ साउंड का, ध्वनि का? तो लैरिक्स हमारे गले की ओर एक लैरिंग्स होता है जिसे हम हिंदी में कंठ कहते हैं, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स या वाक्य यंत्र। ठीक है, तो ये नाम है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में ध्वनि का स्रोत क्या है, तो आप लैरिंग्स बोलेंगे या वॉइस बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, और साउंड की बात करें तो साउंड यानी ध्वनि को प्रसारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी ध्वनि को प्रसारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और वैसा तरंग जिसको ट्रैवल करने के लिए, प्रसारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो, उसे हम लोग मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, और साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वैक्यूम के बारे में जानना होगा। निर्वात क्या होता है? तो वैक्यूम वैसा एरिया होता है जहाँ पर एयर की मौजूदगी यानी हवा, वायु वहाँ पे नहीं होता है, उस एरिया को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पे एयर नहीं होगा वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, इस जैसे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहाँ एयर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं सुन सकते, तो वहाँ हमें सुनाई नहीं देती है। जैसे स्पेस में हम रहें तो वहाँ भी अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एयर वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गई कि साउंड को नीड है, प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ध्वनि तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। तो ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो यात्रा करता है वो तरंग के फॉर्म में करता है, यानी साउंड वेव के फॉर्म में करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये वेव है, ये इसी फॉर्म में जो है साउंड हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करता है, यानी ट्रैवल करता है। ठीक है, इसीलिए हम साउंड को वेव कहते हैं, यानी ध्वनि तरंग कहते हैं। तो हर वेव का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अभिलक्षण होता है। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण को। तो ये हमारा एक वेव यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव कहलाता है, ये यहाँ से ये एक अलग वेव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो मीन पोजीशन है, ठीक है, वेव का जो ऊपर का अपेक्स है इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं या श्रिंक कहते हैं, और जो नीचे वाला अपेक्स है उसे हम लोग ट्रफ या गर्त कहते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्रेस्ट कवर कर रहा है उससे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एम्पलीट्यूड यानी आयाम, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय ट्रफ और क्रेस्ट ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, कोई भी साउंड वेव मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है क्रेस्ट तक या ट्रफ तक, तो उसे हम लोग एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। ठीक है, और दो नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि तरंग के गर्त और श्रिंग द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव यानी तरंग की जो तीव्रता होती है वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? अगर हम इंटेंसिटी ऑफ वेव बढ़ाएंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, या एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव भी बढ़ता है। ठीक है, और इसके SI मात्रक की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो ये हमारा मीटर होता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी तो एक डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड यानी आयाम की बात की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है तरंग दैर्घ्य, जिसे हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है? तो हमने बताया था अभी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी दो लगातार श्रिंग
या गर्त के बीच की दूरी जो है इसे हम लोग वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ की बात करें तो ये माध्यम का गुणधर्म है, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, माध्यम का गुणधर्म है, ठीक है। और इसके SI मात्रा की बात करें तो इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की, जिसे हिंदी में हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में उत्पन्न संपूर्ण तरंगों की संख्या, एक सेकंड में कितना वेव उत्पन्न हो रहा है, इसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हमारा एक वेव कहलाया, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो ये हमारा सेकंड वेव कहलाया। तो ये जो कंप्लीट वेव होने में जो समय लग रहा है, एक सेकंड में जो ये कितना वेव ट्रेवल कर रहा है, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और ये एक वेव को ही हम लोग एक ऑसिलेशन कहते हैं, यानी वेव बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 ऑसिलेशन भी हो जाएगा, ऑसिलेशन भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका आ जाता है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, जो जिसके बराबर होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन और दोलन की संख्या बाय टोटल टाइम टेकन, कुल समय। तो इस फॉर्मूले से भी आप जो है फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और फ्रिक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड भी होता है, समय अंतराल। तो ये फॉर्मूले भी हमें याद रखना है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, यानी स्रोत का गुणधर्म, ठीक है। वहीं हम लोगों ने वेवलेंथ की बात की थी तो मीडियम का गुणधर्म था, यहाँ ये स्रोत का गुणधर्म। SI यूनिट की बात करें तो ये हर्ट्ज होता है, साइकिल और सेकंड इनवर्स होता है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन भी होता है, ठीक है। तो वेव स्पीड, तरंगों की गति, न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ देता है कि तरंगों की गति निकालिए। तरंगों की गति को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे निकालते कैसे हैं, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हम लोग तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा वेव स्पीड निकल के आ जाता है, v इक्वल टू हो गया न्यू इंटू लेमडा, ठीक है। तो ये हमारा वेव स्पीड का फॉर्मूला हो गया, इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड की, आवर्त समय की। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन बराबर 1 वेव भी होता है। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्त समय कहते हैं, या हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वेव है, ठीक है, एक वेव हो गया, ये एक ऑसिलेशन के बराबर हुआ। तो यहाँ तक पहुँचने में जो हमें टाइम लगा, इसे ही हम लोग आवर्त समय यानी टाइम पीरियड कहते हैं। इसका SI यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड होगा, और टाइम पीरियड बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साउंड वेव की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है। अब हम लोग ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है वो तीनों में यात्रा कर सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्वनि ठोस, द्रव या गैस के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है, ठीक है। आप किसी बर्तन पे अगर चम्मच से उस पर मारते हैं तो आप साउंड का प्रोडक्शन होता है। लिक्विड में हाथ अगर जब आप एक हाथ अगर से कर रहे हैं तो उसमें भी साउंड प्रोडक्शन होता है, गैस से भी होता है, तो ठीक है। तो साउंड के बाद ध्वनि की बात करें तो तीनों में यात्रा कर सकती है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये सॉलिड में होगा, देन लिक्विड में होगा, उसके बाद ये गैस में होगा। सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनियों के अभिलक्षण की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने अभी देखा किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक देखा। यहाँ पे हम लोग ध्वनि के अभिलक्षण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग 3 प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहला होता है लाउडनेस, जिसे हम प्रबलता कहते हैं। फिर होता है पिच, जिसे हम तारत्व कहते हैं। एक होता है फिर तीसरा होता है टिम्बर, क्वालिटी, वेव फॉर्म, गुणवत्ता या तरंग रूप। ये 3 इम्पॉर्टेंट अभिलक्षण है। तो सबको अकेले अकेले डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाउडनेस की, जिसे हिंदी में हम लोग प्रबलता
कहते हैं। तो लाउडनेस क्या है, प्रबलता क्या है? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिफ्रेंशिएट अ लाउड साउंड एंड अ फेंट साउंड। ध्वनि का वह अभिलक्षण, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे एक प्रबल ध्वनि और एक धीमी ध्वनि में अंतर किया जा सकता है, उसे हम लोग प्रबलता कहते हैं। यानी प्रबल ध्वनि, लाउड आवाज और फेंट साउंड यानी धीमी ध्वनि के बीच में जो अंतर है, किससे हम लोग पता करते हैं? प्रबलता या लाउडनेस, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रबलता हो गया। और अगर हम प्रबलता की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है, कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। प्रबलता इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है यानी लाउडनेस ऑफ साउंड, वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आयाम के स्क्वायर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो हमारा साउंड कैसा हो जाएगा? लाउड वॉइस हो जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड को कम करते हैं, लेस करते हैं, तो हमारा साउंड क्या हो जाएगा? आवाज़, ध्वनि हल्का हो जाएगा। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है, आप वेव फॉर्म को भी देख के भी आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेव फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इसका कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फेंट साउंड हो गया, हल्का आवाज़, और यहाँ पे क्या हो गया? भारी लाउड साउंड हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रबलता की बात करी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वह हमारा पिच है, जिसे हम लोग तारत्व कहते हैं। ठीक है, अब पिच क्या है, तारत्व क्या है? तो ये ध्वनि का वह अभिलक्षण, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिससे एक पतली ध्वनि और एक भारी ध्वनि के बीच में अंतर किया जा सकता है। ठीक है, ये वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है तारत्व का, यह अभिलक्षण है जिससे हम लोग पतली आवाज़ और भारी आवाज़ के बीच में अंतर कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को, ऐसी अभिलक्षण को हम लोग तारत्व कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि लड़कियां की आवाज़ पतली होती है, लड़की की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। तो ये कौन प्रॉपर्टी है? ये पिच हुआ, ये तारत्व हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पिच कहलाया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिफ्रेंशिएट अ श्रिल साउंड एंड अ फ्लैट साउंड इज नोन एज पिच या तारत्व। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और पिछले स्लाइड में हमने जब प्रबलता लाउडनेस की बात करी थी तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता था। यहाँ पे हमारा पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा श्रिलनेस होगा, पतली आवाज़ होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगा तो डीप वॉइस यानी भारी आवाज़ होगी। यानी लड़की की आवाज़ पतली होती है तो उसका पिच क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लड़की की आवाज़ क्या होती है? डीप होती है, भारी होती है, उसका पिच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिच की बात करी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द पिच ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर देन द पिच ऑफ द रोर ऑफ द लायन। पक्षियों की ध्वनि का जो तारत्व है, पिच है, वो शेर की दहाड़ की तारत्व से अधिक होती है। यानी जब शेर जो है रोर करता है, दहाड़ता है, और पक्षी की जो ध्वनि की तारत्व होती है वो उससे भी, शेर के दहाड़ से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको वेव फॉर्म में हम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या इसमें ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है तो ये लो हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई हो गया। ठीक है, तो ये पतली आवाज़ भारी हो जाएगी, ये पतली आवाज़ हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेव फॉर्म से भी हम पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तीसरी प्रॉपर्टी की, जिसे हम लोग टिम्बर क्वालिटी या वेव फॉर्म, गुणवत्ता और तरंग रूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज डिस्टिंग्विश्ड। वैसे दो ध्वनि जिसका लाउडनेस भी सेम हो, प्रबलता भी सेम हो और पिच तारत्व भी सेम हो, उसके बीच में जो अंतर करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वालिटी वेव फॉर्म या गुणवत्ता और तरंग रूप कहते हैं। ठीक है, दो बराबर आयाम और बराबर तारत्व वाली ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है, इसे हम लोग गुणवत्ता या तरंग रूप कहते हैं। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है, तरंग रूप पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? दोनों में क्या एम्पलीट्यूड भी बराबर हो गया और हमारा फ्रिक्वेंसी भी बराबर है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे वेव फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? क्वालिटी ऑफ साउंड, गुणवत्ता या तरंग रूप ऑफ ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर
ध्वनि का विलक्षण यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करना होगा ऑडिबल साउंड का, श्रव्य ध्वनि का। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, श्रव्य ध्वनि क्या होता है? तो हमारा जो कान है वो 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक के ही आवाज़ को सुन सकता है, फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इसे ही हम लोग ऑडिबल साउंड या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ना वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को सुन सकता है, ना 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, तो 20 से 20,000 तक के रेंज को ही हम लोग सुन सकते हैं, इसीलिए इसे ऑडिबल साउंड या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसे हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और अगर मोर देन 20 हर्ट्ज हो तो उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड या प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो 20 हर्ट्ज से ऊपर का भी सुन सकते हैं और 20 से नीचे का भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और अगर हम सेफ लिमिट की बात करें तो 0 से लेकर 80 डेसिबल का जो हमारा साउंड होता है उससे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता, यानी हमारे ईयर को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है, लेकिन 80 डेसिबल से ज़्यादा हो गया तो उसे हम लोग अनप्लेजेंट साउंड कहते हैं, खराब साउंड कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग नॉइस कह देते हैं। ठीक है, और नॉइस से ही नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस से क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन से होता है, क्यों होता है? पराखे, बैंड बाजा, भीड़ भाड़, ये सबसे क्या होता है? हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, और अगर हम स्पीड ऑफ साउंड वेव की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर देन गैस में। ठीक है, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्द्रता के, यानी जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड वेव भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड वेव भी बढ़ता है। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक आ गया, ये हमारा ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो हम ईयर, कान की बात करें तो हमारे कान में जो है तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आउटर, फिर मिडल या इनर। आउटर को बाह्य भाग कहते हैं, मिडिल को मध्य भाग कहते हैं, इनर को आंतरिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो आउटर ईयर में 3 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है ईयर पिन्ना, सेकंड होता है ऑडिटरी कैनाल, और थर्ड होता है ईयर ड्रम, जिससे हम लोग कर्णपटाय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने कान को अगर छुएं तो जो हिस्सा आप छू पा रहे हैं, है ना, जैसे बचपन में टीचर लोग मोड़ते थे, डैडी मम्मी जो भी मोड़ते थे जब आप बदमाशी करते थे, तो ये क्या कहलाता है? ये ईयर पिन्ना कहलाता है, ये कर्ण पल्लव कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बाहर से जो वाइब्रेशन आ रही है, साउंड आ रहा है, उसे ये कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ये अंदर की तरफ भेजता है। ठीक है, फिर ऑडिटरी कैनाल, बाह्य कन्मीटर्स की बात करें तो जब आप कान साफ करने के लिए ईयरबड्स कान में डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्या है? ऑडिटरी कैनाल, बाह्य कन्मीटर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर अंदर जाएंगे आप तो वहाँ पे ईयर ड्रम होता है, कर्णपटाय, जैसे हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब साउंड यहाँ आती है तो यहाँ पे ये वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है ये आउटर ईयर के पार्ट होते हैं। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, मिडिल ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ 3 बोन होती है, 3 बोन होती है। ठीक है, वो क्या करती है? साउंड को एम्पलीफाई कर देती है, यानी वाइब्रेशन को और बढ़ा देती है। उसके बाद ये इनर ईयर में पहुंच जाता है, जिसे हम लोग कॉक्लिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया क्या करता है? कॉक्लिया जो करता है, जो साउंड यहाँ से है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये यहाँ से होते हुए ये ऑडिटरी नर्व में जाता है, ऑडिटरी नर्व से ये ब्रेन में सिग्नल पहुँचाता है, जिसकी वजह से हम लोग हेल्प सुन सकते हैं। तो इसका वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले ईयर पिन्ना से वेव वाइब्रेशन आया, वो कैनाल से होते हुए यहाँ पे ईयर ड्रम पे आके वाइब्रेट करता है। फिर यहाँ से साउंड यहाँ आया, ये बोन क्या करता है? इसे एम्पलीफाई कर देता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, वाइब्रेशन को। फिर ये कोक्लिया में चला जाता है, कोक्लिया इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन में चला जाता है, जिससे हम लोग सुनते हैं। तो ये तो हो गया वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कंटेंट यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो हम लोगों ने नोट्स पढ़ा है उससे क्वेश्चन लड़ते हैं कि नहीं लड़ता है। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी हमने ह्यूमन ईयर देखा,
ठीक है, उसी के बेस्ड पहला क्वेश्चन है कि साउंड वाइब्रेशन मेक्स दी वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग्स, मानव में ध्वनि कंपन पैदा करता है। ठीक है, ये अभी हमने बताया था, कंपन कहाँ पैदा होता है, हमारे कान में, तो कर्णपटह में यानी ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम वाला ऑप्शन होगा, तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेंड वाइब्रेशन टू बी फ्रॉम देयर सिग्नल गोज टू सी, तो ABC क्या है ये बताना है। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि जब वो ईयर ड्रम में वाइब्रेट करता है तो उसे फिर वो इनर ईयर में भेजता है, इनर ईयर से फिर वो कहाँ जाता है, ब्रेन में यानी दिमाग में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ह्यूमन ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन की बात करें तो 21 जनवरी 2024 यानी रिसेंट में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखते हैं। रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। निम्नलिखित अनुच्छेद के ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, कंपन से, वाइब्रेशन से। ठीक है, और तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तरह तरह के वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं, हम लोग टेबल में देखा भी था, तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको अगर वो टेबल याद है तो क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। क्या बता रहा है, एक्स में जो है स्टेज स्ट्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस होती है ध्वनि। तो ये मैंने बताया था आपको किसमें कि सितार और गिटार और वायलिन, इसमें क्या होता है, स्टिच रिंग होता है, तनित तार होता है, जिससे हमारा ध्वनि का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ढोलक वाला ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बचा 3 ऑप्शन। ठीक है, एक तारा वाला भी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया, यानी सितार गिटार वाला यहाँ पे पहला या तीसरा में कोई ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। Why it is the stitch movement that vibrates and in a Z the vibrating part that produce sound in air column। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्या बोला, जिसमें तनिक झिल्ली है। मैंने आपको बताया था तबला या ढोलक के बारे में, जिसके दोनों तरफ क्या होता है, तनिक झिल्ली होता है, जिसमें हम लोग हाथ से मारते हैं तो वो वाइब्रेट करके साउंड का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे तबला हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। जेड में क्या बोल रहा है कि ध्वनि को उत्पन्न करने वाला कंपन में वायुस्तंभ यानी एयर कॉलम होता है। तो एयर कॉलम हमने बताया था कि शहनाई में होता है, शहनाई। तो यहाँ पे हमारा 3rd ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया इस साल में। तो आप नोट्स को केयरफुली पढ़ें, उसी से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या संबंध है। ठीक है, तो मैंने लाउडनेस की बात बताई थी। ये तो पहले तो ये जानिए लाउडनेस क्या है, तो साउंड ध्वनि का एक अभिलक्षण है। ठीक है, प्रबलता। ठीक है, प्रबलता के बारे में मैंने क्या बताया था कि प्रबलता जो है भारी, प्रबलता के बारे में बताया था, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे डिपेंड करता है, और ये आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैसेस। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे गैस में सबसे ज़्यादा कह रहा है, तो यार पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन हेयर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज। मानव वे ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। तो मैंने आपको बताया था ऑडिबल रेंज
ऑडिबल रेंज ऑफ ध्वनि कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज होती है, इसके बीच की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं। तो 15,000 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ध्वनि तरंगों में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अब साउंड है, हम बोल रहे हैं तकड़ाव करा के तो आती ही है, तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है यानी परिवर्तित होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन पढ़े, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है कि प्रबलता की बात करें, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, आयाम पे डिपेंड करती है, ना कि ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ स्टूडेंट्स वांट टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द, कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक विधि की वृद्धि करनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ध्वनि के आयाम पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ध्वनि की आवृत्ति पर, स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल पर, या वेवलेंथ ऑफ साउंड ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, तो मैंने आपको लाउडनेस जब पढ़ाया था, प्रबलता पढ़ाया था, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ध्वनि की प्रबल क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि के आयाम को हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की बात करें तो ये हमारा पिच पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पिच को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ता है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, और वेव लेंथ ऑफ साउंड की बात करेंगे तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगों की गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे ट्रैवल करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन वैक्यूम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडन स्किन लकड़ी किसके लिए, तो सॉलिड है तो इसमें ट्रैवल करेगी। मेटेलिक वायर ये भी सॉलिड है, इसमें भी ट्रैवल करेगी। क्लॉथ स्ट्रिंग कपड़े के धागे इसमें भी क्या होगी, ट्रैवल करेगी। बचा वैक्यूम, तो इसमें साउंड ट्रैवल नहीं करती, इसीलिए हमें मून पर, स्पेस पर एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें दो कथन होते हैं दिए हुए, एक असर्शन जिसे अभी कथन कहते हैं, एक रीजन होता है जिसे हम लोग कारण कहते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और बताना होता है कि कौन सही है कौन गलत है, और सही है तो उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है कि नहीं है ये भी हमें बताना होता है, तो उसे ध्यान से पढ़ना होता है। पहले अभी कथन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, जल की अपेक्षा वायु में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर। ये चीज़ मैंने आपको बताई था कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में, फिर देन गैस में। तो ये ऑप्शन, ये कथन तो हमारा सही है। ठीक है, रीजन पर है, रिजिडिटी ऑफ मीडियम इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। तो ये भी हमारे यहाँ पे रीजन सही है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कथन कह रहा है, टाइटेनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ अ तबला प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच, तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज़ आती है। ठीक है, तो आपने अगर तबला देखा हो तो साइड में वहाँ पे कसने का होता है, कसने से क्या होता है कि उसका पिच क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, उसकी सुर की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या कह रहा है, टाइटिंग ऑफ मेम्ब्रेन चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ तबला, झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर
आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अमित हिट्स अ पियानो की सॉफ्टली फर्स्ट एंड देन हार्डर, व्हाट चेंजेस इन द साउंड प्रॉपर्टीज विल बी ऑब्जर्व इन द सेकंड केस। ठीक है, अमित एक पियानो के पर्दे की को पहले हल्के से और फिर जोर से दबाता है, तो दूसरी स्थिति में ध्वनि की गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, साउंड की प्रबलता बढ़ जाएगी। यहाँ पिच का तो कोई लेना देना ही नहीं, तो पिच की तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, लॉर्डर बट पिच विल बी लोअर, तो ये तो होगा नहीं। इट विल बी लॉर्डर बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट, वह प्रबलता होगी किंतु तारत में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट विल बी लॉर्डर एंड द पिच विल आल्सो हायर, ये भी नहीं होगा, पिच में कोई छेड़छाड़ नहीं। इट विल बी ऑफ सेम लॉर्डनेस एंड पिच, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें, ये भी असर्शन रीजन ही टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड देन अ वेसल फिल्ड विथ अ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक विथ अ हैमर। हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये चीज आपने करके भी देखा हो या करके भी देख सकते हैं। तो ये रीजन, ये हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्या है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन इन दी वेसल, बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा की घनत्व कम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड द लाउडनेस। ध्वनि की वह विलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है। ठीक है, तो ये जब मैंने ध्वनि की अभिलक्षण बताई थी, उसमें टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ध्वनि का जिसमें दो साउंड की लाउडनेस प्रबलता भी सेम होती है और पिच भी सेम होती है। ठीक है, तो ये हमारा टिम्बर यानी गुणता कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोर ऑफ लायन इज लाउड एंड साउंड ऑफ बर्ड इज फीबल, द एप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज क्षीण होती है, इसकी उचित कारण क्या है। ठीक है, प्रबलता की बात आ गई, तो जहाँ पर प्रबलता की बात आती है तो लाउडनेस, और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन के आयाम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं आती है, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये भी नहीं होगा। अब आ गया एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लायन इज लार्ज एज कम्पेयर टू बर्ड्स ऑफ साउंड। शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है। ये ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लाइन इज लो, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फिर एसोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया। एसोसिएशन अभिकथन, ए ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड व्हाइल अ पियानो प्रोड्यूसेस अ हाई पिच साउंड। एक ढोल निम्न तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है। सही बात है, जितनी पतली आवाज होगी उसका पिच ज्यादा, उसका पिच उससे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, जितनी भारी आवाज होगी उसका पिच क्या होगा, लो होता है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। एक कंपन करती वस्तु कंपन के आयाम ध्वनि की प्रबलता पर निर्धारित करता है। ये भी सही बात है, आयाम जो किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस पे, प्रबलता पे, तो रीजन भी सही हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर देखें तो पिच की बात हो रही है, नीचे देखें तो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन कहीं से दोनों का
सही नहीं है। तो यहाँ पे बोथ एयर एंड ट्रू हो जाएगा और आर इज दी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी रिप्रेजेंट 4 मीडिया फ्लोज। ए बी सी डी निम्न 4 माध्यमों की निरूपित करते हैं। ठीक है, ए जो है एयर है, वायु है, बी वाटर है, सी आयरन है, लोहे की छड़, डी वैक्यूम है, निर्वात। तो ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति न्यूनतम और अधिकतम होगी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड साउंड इज लीस्ट एंड मैक्सिमम। तो लीस्ट और मैक्सिमम पहचानना है। ठीक है, तो वैक्यूम की अगर बात करें तो इसमें तो होगी ही नहीं, साउंड ट्रैवल ही नहीं करती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड की बात कही थी तो मैंने बताई थी सॉलिड में ज़्यादा होता है, ठोस में, द्रव में उससे कम, और सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे कम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर में हो जाएगा। लीस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए। और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, सी आयरन, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ए और सी, तो ए सी कौन ऑप्शन में, सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सो इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि एकदम आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे को बहुत दिक्कतें होती हैं, इसीलिए मैंने यही क्वेश्चन को ज़्यादा लिया। अगर अच्छे से आप कॉन्सेप्ट नोट्स क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहला अभिकथन क्या कह रहा है, परश्रव ध्वनि मनुष्य के लिए अश्रव है, यानी अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन। सही बात है, हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को सुन सकते हैं, इसे हम लोग ऑडिबल रेंज कहते हैं, शब्द ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते, जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, परश्रव ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन हमारा क्या है, सही है। रीजन क्या कह रहा है, द ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज। ये बात सही है। मानव कान की श्रवण सीमा कितना होती है, 20 से 20 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। We hear a louder sound when a tabla is hit hard than when we hit it softly। यानी एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। सही बात है, कोई मेज है या कोई टेबल सब हल्के से मारते हैं, ठीक है, और ज़्यादा जोर से मारते हैं, तो ज़्यादा जोर से मारेंगे तो उसमें आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा सुनाई देगी। वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो वहाँ पे आपको लाउडनेस प्रबलता लग रही है। ठीक है, उसका रीज़न देखते हैं। तो लाउड साउंड कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस एट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा में संबंधित होती है। सही बात है, तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड या लाउडनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो R1 सही हो जाएगा। R2 देखें, लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड। प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। तो ये ऑप्शन तो कभी सही नहीं होगा क्योंकि लाउडनेस कभी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोथ R1 और R2 आर करेक्ट, ये तो होगा नहीं। बोथ R1 और R2 आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। ओनली R1 is true and करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, सही कथन हमें बताना है। ठीक है, तो पहला पढ़े हम तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडिया। ध्वनि सही माध्यम में संचरित होती है, ये बात तो सही है क्योंकि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट पढ़े, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज। कुछ कंपन करती विशेष वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ऑप्शन तो सर गलत है। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होती है, तो बी ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे सही होगा नहीं। ठीक है, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर साउंड, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि जब मैंने आपको लाउडनेस प्रबलता पढ़ाया था तो वो किस पे डिपेंड करती है, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। ठीक है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सिलर द साउंड, ये बात भी सही है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा कंपन की, जितना उच्च आवृत्ति होगी ध्वनि को उतना ही कण भी होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है वो पिच पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही हमारा सिर्फ गलत होगा। तो बी ऑप्शन जिसमें जिसमें वो हटा दें, 20 में ये तो होगा नहीं, 20 में ये तो होगा नहीं, 20 में ये तो होगा नहीं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, असर्शन टाइप क्वेश्चन है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि उच्च होगी। ठीक है, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन, इससे आप समझ सकते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि का विलक्षण जिसमें प्रबलता, आपको पिच और क्वालिटी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रबलता एम्पलीट्यूड आयाम पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रबलता होगा उतना ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। तो असर्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब रीजन पढ़ें, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी भी उतना ऊंचा होगा। ये भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, पिच पर। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा पिच होगा। तो दोनों असर्शन रीजन दोनों तो सही है, अभी कथन भी कारण भी, लेकिन दोनों एक दूसरे का रीजन कहीं से नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट होगा। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था। बी ऑप्शन यानी विकथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण विकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। ठीक है, ध्वनि और प्रकाश के संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। तो ये तो बात सही है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई थी कि साउंड प्रोड्यूस ही कब होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश की ध्वनि धीमी चलती है, साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। ये भी बात सही है। आपने ये चीज़ देखा भी होगा, जब बिजली चमकती है तो पहले लाइटिंग होता है, उसके बाद साउंड होता है, आवाज़ आती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, प्रकाश और ध्वनि दोनों की संरचना के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साउंड को तो नीड होती है मीडियम की, पर लाइट को कोई नीड नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल या निर्वात में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। ध्वनि की उच्चता ध्वनि के उत्पन्न करती कंपन के वर्ग के समानुपाती है। तो कितनी बार बता चुका हूँ कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयाम हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कह रहा है, विच ऑफ द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर। मानव कर्ण के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सन्निकार प्रांत क्या है। तो मैंने बता चुका हूँ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज है वो हमारा ईयर इसे सुन सकता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराएं। ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।